हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। आज हम करने जा रहे हैं विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड। हमने पहला यूनिट ख़त्म कर लिया था, लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि कुछ ऐसे यूनिट पहले ख़त्म किए जाएं जो थोड़ा सा कठिन है परीक्षा की दृष्टि से, और जहां से प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, और वो थोड़ा सा गूढ़ टॉपिक भी हैं। तो हमने इसीलिए आज हम सोच रहे थे कि विदेशी व्यापार को क्यों ना आपको पढ़ाया जाए। तो आज हम विदेशी व्यापार को शुरू करते हैं। विदेशी व्यापार होता क्या है, सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है। विदेशी व्यापार के बारे में अगर हम बात करें तो विदेशी व्यापार जो वो किसी भी देश से दूसरे देश में आयात या निर्यात, यानी कि किसी दूसरे देश में किसी देश से सामान आना या जाना। जैसे कि भारत है, भारत से सामान किसी दूसरे देश यानी कि अमेरिका में जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, निर्यात कहेंगे, यानी कि निर्यात, यानी कि यहाँ से भेजना क्या होगा, निर्यात। ठीक है। और अमेरिका से इंडिया आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, आयात। ये विदेशी व्यापार के दो महत्वपूर्ण जो हैं शब्दावलियां हैं, आयात और निर्यात। और इसी से पूरी जो है विदेशी व्यापार यानी कि विदेशी व्यापार इसी का पूरा बेस है। ठीक है। तो अब हम चलिए देखते हैं क्या है विदेशी व्यापार। जब देखिए विदेशी व्यापार किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्रिया में, जो विदेशी व्यापार होता है किसी भी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्रिया में श्रम विभाजन, जो श्रम का विभाजन होता है, विशिष्टीकरण के आधार पे उत्पादन साधनों की दक्षता और कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। देखिए जब विदेशी व्यापार, जब आपको विदेश में कोई चीज़ निर्यात करनी पड़ेगी, भेजनी पड़ेगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप तभी निर्यात कर पाएंगे जब आपकी जो क्वालिटी होगी वो हाई क्वालिटी होगी और उसको काम अच्छे ढंग से किया जाएगा। यानी कि व्यापार में क्या होगा कि श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण होगा, तो वो आपके क्या होते हैं, उत्पादन के साधनों में दक्षता व कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। यह उत्पादन, रोजगार, औद्योगिकरण की कीमत स्तर के पर अनुकूल प्रभाव डालता है। जब देखिए विदेशी व्यापार होगा तो क्या होगा, जब विदेशियों को व्यापार होगा तो देश में जब कोई चीज़ अचानक शॉर्टेज पड़ जाएगी तो क्या किया जाएगा, उससे विदेशों से क्या हो जाएगा, आयात कर लिया जाएगा, मंगा लिया जाएगा। तो कीमत क्या होगा, स्थिर रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है। कीमत और औद्योगिकरण पे, औद्योगिकरण जब कोई चीज़ आप एक्सपोर्ट करेंगे देश में उद्योगों की व्यवस्था पड़ेगी। विदेशों में जब आप सामान भेजेंगे तो उसको उत्पादित करने के लिए उद्योगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो औद्योगिकरण पे भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और जब उद्योग लगेंगे तो निश्चित बात है, सिंपल सी बात है कि रोजगार सृजन होगा, यानी कि रोजगार उत्पन्न होगा और उत्पादन क्या होगा, उत्पादन होगा, यानी कि उत्पादन में वृद्धि होगी। तो ये कुछ व्यापार का विदेशी व्यापार का कुछ व्यापक जो है पूरा एजेंडा होता है, इसी प्रकार से होता है। अगर हम भारत की विदेशी व्यापार करें तो किसी भी देश में विदेशी व्यापार होता रहता है। आप प्राचीन काल में चले जाएं, सिंधु सभ्यता में चले जाएं, आर्य सभ्यता में चले जाएं, तो वहाँ पे क्या होगा कि विदेशों से व्यापार क्या होता है, हमारा होता रहता है। वहाँ पे भी हम क्या करते थे कि जो है आर्यों को चीन से व्यापार होता था, आपने पढ़ा होगा। और उत्तर दक्षिण एशिया से व्यापार होता था हमारा, यूरोप से व्यापार होता था। तो यहाँ से सिकंदर का युद्ध, ये सारी चीज़ें क्या होगी, व्यापार भारत में अधिक कुशल था, भारत अधिक धन था, क्योंकि व्यापार भारत के अनुकूल था। अब अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है, देखिए व्यापार, आयात और निर्यात किसी भी देश में होता है। तो जब क्या होता है कि आयात अधिक होता है, आयात क्या होता है, अधिक होता है, और निर्यात कम होता है। निर्यात क्या होता है, कम होता है। तो ये प्रतिकूल स्थिति होती है, किसी भी व्यापार की जो दशा होती है ये प्रतिकूल स्थिति होती है, यानी कि हमारे अनुकूल नहीं होती। यानी कि आयात ज़्यादा होगा, यानी कि आपके जो देश की मुद्रा है वो क्या हो जाएगी, बाहर ज़्यादा जाएगी, और निर्यात कम होगा। तो निर्यात जब बेचेंगे माल कम, तो सिंपल सा बात है कि जब कम बेचेंगे तो आपको जो है विदेशी मुद्रा कम प्राप्त होगी। तो इसे प्रतिकूल स्थिति कहते हैं, व्यापार की, विदेशी व्यापार की प्रतिकूल स्थिति कहते हैं। अनुकूल स्थिति में क्या होता है कि अनुकूल स्थिति में ये एकदम उल्टा हो जाता है ये ग्राफ। यहाँ पे क्या होता है, अनुकूल, जब विदेशी व्यापार अनुकूल का कहने का मतलब ये होता है कि आयात कम होता है निर्यात के मुकाबले। यहाँ पे कंपैरिजन, एक दूसरे कंपैरिजन किया जाएगा तो आयात अधिक होगा और आयात कम होगा और निर्यात अधिक होगा। तो ये हमारे विदेशी व्यापार हमारे क्या होगा, अनुकूल होगा।
तो जो है अब उसके बाद आज़ादी के बाद भारत में काफ़ी तेज़ी से विदेशी व्यापार में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। अगर हम आज़ादी के समय बात करें, यानी कि 1950-51 की बात करें, तब जो है हमारा जो निर्यात था वो 606 करोड़ का था। 1950-51 में निर्यात 606 करोड़ था। ठीक है, 1950-51 में हमारा जो निर्यात था वो 606 करोड़ था, लेकिन यही 2014-15 में जो बढ़ के हो गया 1,89,000। यहाँ पे देखिए 2014-15 में ये जो संख्या है बढ़ के 18 लाख जो है 96,338 करोड़ की हो गई है। कितने की हो गई है? 2014-15 में 1,86,000 क्या था कि इसमें जब निर्यात में वृद्धि हुई, आज़ादी के पहले कितनी कम मात्रा में हमारे केवल 606 करोड़ का जो है निर्यात होता था, लेकिन वही आज़ादी के बाद यानी कि 2014-15 के बाद के, हालांकि तब रुपए का मूल्य अधिक था, अब रुपए का मूल्य कम हो गया है। तो यहाँ पे हो गया 18,96,348 करोड़। कितना हो गया? 18,96,348 करोड़ हो गया। और यहीं हम आयात की बात करते हैं। 1950-51 में अगर हम आयात की बात करें तो ये 608 करोड़ था। आयात 608 करोड़ था, लेकिन 2014-15 में अगर हम आयात की बात करें तो ये 27 लाख हो गया। 27,37,087 करोड़ का, 27,37,087 करोड़ का आयात हो गया। यानी कि आप देखेंगे कि लगभग 1 लाख करोड़ का, लगभग हम इसीलिए बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लगभग 1 लाख करोड़ का व्यापार घाटा। और ये घाटा प्रतिवर्ष होता है, आपको ध्यान रखना होगा। अब एक सवाल यहाँ से उठता है, हम बेसिक आपको बता देते हैं। एक प्रतिवर्ष जो है, प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख करोड़ का होता है। अब जब भारत आयात ज़्यादा करता है, निर्यात कम करता है, तो विदेशी मुद्रा कहाँ से पाता है इतना निर्यात करने के लिए, इतना आयात करने के लिए? तो विदेशी मुद्रा जो है भारत कहाँ से पाता है? जो भारतीय विदेशों में रहते हैं वो वहाँ पे काम करते हैं, तो वो पैसा अपने देश में भेजते हैं, तो वो वहाँ पे विदेशी मुद्रा में कमाएंगे, तो उसे विदेशी मुद्रा के रूप में तो भारत भेजेंगे। तो यही जो होता है, ये जो रुपया वो भेजते हैं, यानी कि ये जो पैसा विभिन्न देशों की मुद्राओं में भेजते हैं, वही क्या होता है, उसी से हम क्या करते हैं, इसको सरप्लस करते हैं। यानी कि जो हम आयात करते हैं और जो हमारा स्टोरेज होता है, यानी कि जो पैसा विदेशी मुद्रा का भंडार होता है, वो इसी प्रकार से होता है, जो हमारी आय होती है उनसे होता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार, इसी से जब विदेशी से ज़्यादा पैसा आने लगता है तो विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, हमारा बढ़ने लगता है, और ये इसी व्यापार घाटे को भी पूर्ति करता है, यानी कि विदेशी मुद्रा में पूर्ति की जाती है। तो इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। आपको हम बता दें कि सिर्फ 2 साल ये हमारा 1950-51 से लेके आज तक ये हमारा व्यापार घाटा बना ही हुआ है और बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि सरकार ने इसके लिए अनेक कदम उठाए हैं, लेकिन बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन आगे हम बात करें तो 1972-73 और 1976-77 में ये एकदम विपरीत था। 1972-73 और 1976-77 में ये क्या था, ये हमारा अनुकूल था, व्यापार चक्र जिसे आयात निर्यात कहते हैं, ये अनुकूल था। तो यहाँ से आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि किस वर्ष हमारा व्यापार जो है, व्यापार घाटा व्यापार जो है विदेशी व्यापार हमारा अनुकूल था। तो 1972-73 और 1976-77 में। इसके अलावा कोई भी ऐसा साल नहीं था जिसमें कि हमारा जो है आयात और जो आयात निर्यात हो
वो अनुकूल रहा हो, हर वर्ष प्रतिकूल रहा। अब हम व्यापार संगठन की बात कर लेते हैं, तो आयात के घटक और निर्यात के घटक की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत आखिर इतना आयात करता क्या है, क्या क्या करता है। ये भी परीक्षा का सवाल है, ये भी परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है कि आखिर भारत इतना आयात क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो आयात संगठन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम निर्यात संगठन की भी बात करेंगे। आयात संगठन, निर्यात संगठन। अब यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, आयात तो हमने आपको बता दिया कि जब हम विदेशों से माल आते हैं, मतलब लाते हैं, उसे आयात संगठन कहते हैं। और निर्यात जब विदेशों को हम निकालते हैं सामान। देखिए यहाँ पे शब्दावली विशेष बहुत ही आसान है। नी से क्या होता है, निकालना कोई चीज़, यानी कि अपने देश से कोई भी चीज़ बाहर निकालनी है तो उसे निर्यात करते हैं। आया यानी कि कोई चीज़ है जब हम विदेशों से लाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। सिंपल सी शब्दावली है, कोई भी यहाँ पे माथापच्ची नहीं है। इसे आप क्या कहते हैं, आयात को इंपोर्ट कहते हैं, इसे आप एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है ना। तो अभी ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो गया। अब हम बात करें तो 2019-20 की बात करते हैं। तो 2019-20 में सर्वाधिक आयात भारत ने किसका किया था? - 2019-20 में सर्वाधिक आयात देखिए, भारत हमेशा से सर्वाधिक आयात पेट्रोलियम की करता रहता है, यानी कि कच्चे तेल की करता है। तो पहला जो स्थान पे हो जाएगा वो कच्चा तेल, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में कच्चा तेल का जो है आयात करता है। कच्चा तेल का आयात हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे देश में तो तेल के जो शोधनशालाएं हैं उसको स्थापित किए गए हैं, लेकिन हमारे देश में कच्चा तेल ना के बराबर पाया जाता है। कच्चा तेल के कुएं भी ना के बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे कच्चा तेल को अपनी अर्थव्यवस्था को दौड़ाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, और वो तेल जो है विदेशों से मंगाया जाता है। तो ये कच्चा तेल हो गया। कच्चा तेल और एवं पेट्रोलियम उत्पाद जो हो गया वो कहाँ से हो जाएगा, वो पहले नंबर पे है। ठीक है ना। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं। जब कच्चा तेल अगर भारत मंगा लिया है तो अब आगे क्या करेगा? दूसरा क्या है, जवाहरात एवं आभूषण। ये भी भारत आयात करता है, क्योंकि भारत में इनकी भी ये भी नहीं पाया जाता है। तो जवाहरात एंड आभूषण। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अभी हम आपको जब एक्सपोर्ट में चलेंगे तो यहाँ पे आपको हम चीज़ें काफ़ी डिटेल्स में इन चीज़ों को आपको हम समझाएंगे। तो जवाहरात एवं आभूषण हो गया। अब आगे हम बात करते हैं कोयला की। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, क्या है, कोयला है। कोयला भी भारत काफ़ी आयात करता है। कोयला या कोयला से संबंधित कोल जो हो गए, कोलतार हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ से हैं। अब यहाँ पे अगला जो है कोयला में है कोक एवं ईंधन, इसके बाद हो जाएगा ईंधन, इसी में आएगा। तो इसी को हम जोड़ लेते हैं, कोयला एवं ईंधन। और पांचवा जो है इलेक्ट्रॉनिक। सामान। अब ये चीज़ आपको हम एक चीज़ बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक सामान जो 2019-20 में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है इसी में हुई है। तो 2019-20 में सर्वाधिक वृद्धि आयात में किसके हुई है? इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सर्वाधिक वृद्धि आयात में। परीक्षा में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वाधिक जो है 2019-20 में किस आयात प्रोडक्ट पे सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो किस पे हुई है? ये जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट हैं उन पे सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब सर्वाधिक आयात कहाँ से होते हैं? तो सर्वाधिक आयात
पहले नंबर पे चीन है, बहुत ज़्यादा भारत के साथ व्यापार घाटा है। हालांकि इस समय विवाद की वजह से थोड़ा सा इंपोर्ट कम होगा। अच्छी बात है, भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, क्योंकि अभी ज़रूरत के समय यदि उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी होती हैं तो वो एक तरह से दूसरे देश का गुलाम ही कहलाता है, भले औद्योगिक गुलाम कहलाए। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं चीन के बाद दूसरे नंबर पे है अमेरिका। अमेरिका से भी भारत अच्छे खासा जो आयात करता है। यहाँ पे चीज़ें अभी हम आगे जब निर्यात बताएंगे तो अमेरिका से भारत आयात तो अच्छी खासी मात्रा में करता है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या करता है, निर्यात करता है। अब दो खाड़ी के देश आएंगे, यूएई और सऊदी अरब। अब यहाँ पे इसलिए हैं ये दोनों जगह क्योंकि यहाँ से भारत जो है पेट्रोलियम उत्पाद काफ़ी ज़्यादा में आयात करता है, इसलिए इनका स्थान यहाँ पे प्रमुख रूप से बना हुआ है, क्योंकि पहले नंबर पे कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ आयात में शामिल है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे निर्यात क्या करता है। देखिए अब यहाँ से आप इंटरेस्टिंग होगा, आपके सवाल मन में उठेंगे। पहला होगा पेट्रोलियम उत्पाद। देखिए अब आप कहेंगे सर पेट्रोलियम उत्पाद भारत आयात भी करता है, निर्यात में भी पहले सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, आखिर ऐसा क्यों? तो हम बता दें आपको कि कच्चे तेल जो होता है उससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं। मोबिल जो है, ग्रीस है, ये सारी चीज़ें, बहुत से प्रोडक्ट हैं जो कि कच्चे तेल से बनते हैं, वो पेट्रोलियम उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, तो वो पेट्रोलियम उत्पाद क्या होते हैं? भारत जो है, आप पता है कि भारत में बहुत सारी रिफाइनरीज हैं जो कि तेल शोधन करती हैं, वह बहुत से प्रोडक्ट बनाते हैं उन तेलों का रिफाइन करके शोधन करने के बाद। तो वही जो है उनको शोधन करने के बाद क्या करता है, भारत विदेशों में बेच देता है। इसलिए सबसे ज़्यादा क्या होता है कि आयात सबसे ज़्यादा कच्चा तेल का करता है, उसके बाद उससे प्रोडक्ट बना के भी भारत किसी चीज़ को बेच देता है, दूसरे देशों में बेच देता है। ये अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए ऐसा। दूसरा जवाहरात एवं आभूषण। दूसरा जवाहरात एवं आभूषण। देखिए जवाहरात एवं आभूषण, अब फिर से यही सवाल आ गया कि जवाहरात एवं आभूषण फिर भारत आयात करता है तो निर्यात क्या करता है? तो भारत जो है सोने का आयात करता है, हीरे का आयात करता है, लेकिन उसको ढालता है। भारत सर्वाधिक उसको कलाकृति देता है, उसको अलग अलग प्रकार से बनाता है। जैसे आप सोना सुनार के यहाँ लेने जाते हैं तो आपको क्या बनना है, मानना है गले का हार सोने का बनवाना है। ठीक है, तो गले का हार बनवाना है तो सुनार के पास जाएंगे तो क्या करेगा सुनार आपसे सोने का पैसा लेगा, कहेगा सर आपने सोना खरीद लिया। अब वो कहेगा सर इसका बनवाई 1000 रुपये प्रति ग्राम या 2000 रुपये प्रति 10 ग्राम जो भी है। ठीक है, तो आप कहेंगे हमने ले तो लिया है, अब सोना अब उसमें बनवाई अलग से। तो वो सोना बेचता है आपको, ना कि वो हार बेच रहा है। ये हार को बनाने में खर्चे आते हैं क्योंकि उसमें बहुत बारीकियां होती हैं और बहुत से उसको पिघला के बहुत सारे रूप में ढालना पड़ता है। इसलिए क्या होता है कि जब जवाहरात हीरे भारत खरीदता है, आयात करता है, उसके बाद उसको विभिन्न रूपों में ढाल के क्या करता है, उसका निर्यात भी कर देता है। तो ये दो चीज़ समझने वाली हैं। पहले दो चीज़ आप यहाँ से याद रखिए कि जो आयात करता है वही निर्यात भी करता है। ठीक है, अब तीसरे पे रसायन। रसायन तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, रसायन हो जाएगा। क्या होता है कि भारत जो है उत्पाद करता है, उनको रसायनों के रूप में क्या होता है, विदेशों में क्या होता है, उसको बेच देता है। रसायन जो होते हैं विभिन्न प्रकार के जो होते हैं, लिक्विड होते हैं, उनको रसायन के रूप में भारत इसी पेट्रोलियम उत्पाद से बनाता है और उसको क्या करता है, उसको सेल कर देता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से जानना जरूरी है। रसायन के बाद आप बात कर लेते हैं भारत के जो सर्वाधिक निर्यात करता है वो किसको करता है। तो सबसे ज़्यादा निर्यात भारत किसके करता है, निर्यात पहला जो है अमेरिका है, यानी कि यूएसए को भारत सर्वाधिक निर्यात करता है। ध्यान रखना है आपको, यूएसए को भारत सर्वाधिक निर्यात करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद है यूएई। यूएई अमेरिका के बाद सर्वाधिक यूएई को निर्यात करता है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे यूएई के बाद तो सर्वाधिक निर्यात चीन को करता है, चीन को, उसके बाद हांगकांग को।
तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये सर्वाधिक निर्यात हो गए। अब आयात और निर्यात दोनों को मिला के किससे सर्वाधिक होता है ये भी आपको जानना है, यानी कि टॉप 5 व्यापारिक साझेदार भी इसमें जानना जरूरी है। तो टॉप 5 जो है व्यापारिक जो साझेदार हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए हम देख लेते हैं। प्रमुख 5 व्यापारिक साझेदार। तो पहले नंबर पे आप सभी को पता है कि यूएसए ही है, ये सबको पता होगा। पहले नंबर पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरे नंबर पे फिर दोगला चीन है, चाइना, ठीक है। दूसरे नंबर पे वही दोगला चीन है। उसके बाद सऊदी अरब है। तीसरे नंबर पे यूएई है और चौथे नंबर पे है सऊदी अरब। तो ये जो है कौन कौन से हो गए। और उसके बाद है 5वें नंबर पे हांगकांग। तो ये 5 प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं। तो ये जो है हमारा विदेशी व्यापार का एक जो है मोटा मोटा जो ढांचा हो गया। यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, खासकर करंट से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं करंट हैं, इसको हमने करवा दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के प्रोसीजर आपका सिलेबस में इस विदेशी व्यापार में जो है एक प्रमुख टॉपिक है। इंपोर्ट प्रोसीजर एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर दोनों है, तो इन हम दोनों देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे आयात प्रक्रिया। आयात देखिए, जब आप किसी देश से सामान मंगाएंगे तो उसके कुछ निश्चित नियम कानून होते हैं। बिना निश्चित नियम कानून के आप सामान किसी भी देश से नहीं मंगा सकते हैं। तो उसके क्या नियम होते हैं, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, वो हम देखेंगे। तो आयात व्यापार प्रक्रिया देख लेते हैं हम। आयात व्यापार प्रक्रिया, इंपोर्ट प्रोसीजर, यानी कि इंपोर्ट प्रोसीजर ऑफ इंडिया। चलिए देख लेते हैं, इंग्लिश में भी हम नोट कर देते हैं। इंपोर्ट प्रोसीजर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, पहले शुरुआत हम पहले टॉपिक से कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जब आप किसी देश से सामान मंगाना चाहते हैं, ठीक है, सामान मंगाने के लिए आपको क्या होगा कि फ्री ट्रेड पॉलिसी है, लेकिन आपको एक जो संस्थाएं हैं आयात के लिए, जब आप किसी देश से, तो उसके लिए सबसे पहला काम होगा, आप किसी देश से मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जो है पहले है कि आप क्या मंगाना चाहते हैं, ये आपको दिमाग में रखना होगा। उसके बाद जो चीज़ आप मंगाना चाहते हैं उसका आपको लाइसेंस प्राप्त होना होगा कि आपको क्या चीज़ मंगाना है विदेश से, ठीक है ना। क्योंकि अगर सरकार हर चीज़ में छूट दे देगी तो जो भारत में चीज़ें हैं अगर विदेश में सस्ती हैं तो आप विदेश से मंगा लेंगे। इसलिए आयात करने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, आयात लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। भारत सरकार के बहुत सारे नियम हैं लाइसेंस देने से संबंधित। तो किसी भी विदेश से आपको सामान मंगाने के लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है तो आपको देखिए, लाइसेंस देने का मतलब सरकार क्या कहती है कि आपकी जो क्षमता है वो भी आंकना जरूरी है। आप विदेश से माल मंगा रहे हैं, पता चला कि आपने माल मंगा लिया है, कल भारत की साख पे उसका असर पड़ रहा है, जो भारत में है भारत की चीज़ें सड़ गल रही हैं, आप विदेश से मंगाए पड़े हैं और सस्ते में बेचे पड़े हैं। तो भारत की चीज़ें, तो आपको पता है कि भारत कोई भी देश जो है इंपोर्ट को, अपने देश के व्यापार को संरक्षित करता है, इसीलिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए लाइसेंसिंग व्यवस्था की गई है। तो इसको आपको ध्यान देना होगा। दूसरा क्या होगा, इंडेंट भेजना। देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है
यहाँ पे विदेशी व्यापार का यानी कि आयात का वो इंडेंट भेजना है। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट वो एक, आप समझ लीजिए कि एक कागज़ होता है, एक प्रोस्पेक्टस की तरह होता है, जो कोई, जैसे कि हम हैं यहाँ पे, हम क्या करते हैं कि विदेश से मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं, मान लीजिए कि ये मार्कर हम मंगाना चाहते हैं, ठीक है। तो इंडेंट दो प्रकार के होते हैं, पहले ये आप जान लीजिए। ठीक है, खुला इंडेंट यानी कि ओपन इंडेंट, ठीक है। खुला इंडेंट क्या होता है, आपको ये चीज़ जानना जरूरी है। खुला इंडेंट तथा बंद इंडेंट हम दोनों लिख देते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते रहेंगे उस पर। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे, देखिए जब हम इस मार्कर का इंपोर्ट करना चाहते हैं, हम पहली बार इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? दो चीज़ें हैं, आप या तो भी किसी विदेशी विक्रेता से संपर्क करेंगे। लाइसेंस हमने सबसे पहले प्राप्त कर लिया कि ये सर हम ये मार्कर लेना चाहते हैं, सरकार ने अनुमति दे दी। अब हम क्या कहेंगे, हम विदेश में जिस देश से माल मंगाना चाह रहे हैं वहाँ पे एजेंट्स होते हैं, देश के एजेंट्स होते हैं या वहाँ के लोकल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। या तो हम डायरेक्ट विक्रेता से संपर्क करते हैं, ठीक है। जब हम पहली बार कोई माल मान लीजिए कि पहली बार ये हम मार्कर मंगा रहे हैं, तो पहली बार ये मार्कर मंगाने के लिए हमें दो चीज़ काम करना पड़ेगा। एक तो हमें जो माल मंगाएंगे तो हमको इसके बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि ये माल हमको कैसा चाहिए, ये हमको मार्कर चाहिए, ये इतने रुपए तक होना चाहिए, इसकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए, ये माल कितना मोटा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें, पैकिंग वहाँ से कैसे आएगा, कैसे हम पेमेंट करेंगे, कैसे कमीशन देंगे, सारी हर चीज़ों का विवरण जो पहली बार जब हम माल मंगाते हैं हर चीज़ का विवरण हम डिटेल में देखते हैं। यानी कि वो जो विदेशी व्यापारी होता है या विदेशी एजेंट जिससे भी हम माल मंगाएं, ध्यान रखिएगा वो स्वतंत्र नहीं होता, कुछ भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, उसे हमारे निष्कर्ष पे चलना होता है। यानी कि जो हम बोलेंगे, जो हम इंडेंट में लिख के देंगे उसको वही एग्जैक्टली करना पड़ता है। एग्जैक्टली वो होता है बंद इंडेंट। अब आप समझ गए बंद इंडेंट क्या होता है, यानी कि हर चीज़ें विदेशी व्यापार यानी कि इंपोर्ट से संबंधित एक एक स्टेप जो है वो डिटेल में लिखी होंगी, वो बंद इंडेंट होता है, ठीक है। पहली बार व्यापार, जरूरी नहीं कि पहली बार व्यापारी हर बार भी ऐसा कर सकता है, लेकिन पहली बार तो ये चीज़ें हम उसको बताएंगे ही, ठीक है। तो ये हो गया बंद इंडेंट। अब खुला इंडेंट, हमने उसी व्यापारी से 10 बार माल मंगाया, अब हम उसको ये चीज़ें, देश भर की चीज़ें हम तिक्रम नहीं करेंगे, हमने उसको ऑर्डर भेजा कि इतना इतना हमें माल चाहिए, ऐसे हम पेमेंट कर देंगे, आप इसको भेज दीजिए, ठीक है। आप जब आप क्या करते हैं, आप एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, आप गांव में कोई क्या करते हैं, दुकान खोलते हैं, ठीक है। आपने दुकान खोली गांव में, अब ये क्या हो गया, इस शहर से आप क्या होता है, पहली बार अब इसको इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब पहली बार जो है, पहली बार आप क्या करेंगे, यहाँ पे बस एक चीज़ है, अंतर है कि दुकानदार जरूरी नहीं कि यहाँ पे जाए। यानी कि मान लीजिए कि व्यापार, ये दुकानदार है, इनके बारे में इनको पता चला कि ये जो हम माल खरीदना चाहते हैं ये बेच सकते हैं, या कोई यहाँ पे है अभिकर्ता है यानी कि कोई एजेंट है, ठीक है, एजेंट है। अब इनके द्वारा या तो ये डायरेक्टली इनको बोलेंगे कि भैया हमको इतना माल चाहिए, पहली बार हम माल ले रहे हैं, हमको इतना माल चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए, ऐसे ऐसे आपको सामान भेजना है, ऐसे ऐसे पैकिंग करानी है, सारी डिटेल्स इन्होंने इसको सारी राम कथा लिख दी, या इसके माध्यम से मंगा रहे हैं तो इनको सारी राम कथा इस इंडेंट के माध्यम से यानी कि एक प्रपत्र पे क्या है इन्होंने लिख के दे दी, ठीक है। अब ये स्वतंत्र नहीं है किसी भी प्रकार से काम करने के लिए, यानी कि जो ये कहे हैं उसी प्रकार से हूबहू इनको ये काम करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, बंद इंडेंट। अब यही विदेशी व्यापार में हो गया, यानी कि अब इसको आप विदेशी व्यापार, ये लोकल कस्टमर है और ये विदेशी व्यापारी है या विदेशी एजेंट है, ठीक है। तो अब इसको आप देश या विदेश समझ लीजिए, ठीक है।
तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये बंद इंडेंट। अब खुला इंडेंट इसने क्या किया कि इनसे 10 बार माल मंगा लिया है। अब क्या हुआ कि अब इनको फ़ोन करेगा ये डायरेक्ट, भैया कहेगा हमको इतना सामान भेज दीजिए। ये मार्कर हम कह रहे हैं, हमने इनको कहा कि भैया हमको 500 मार्कर क्या भेज दीजिए। बस इतना कह दिया कि 200 नीला, 200 काला और 100 लाल। बस इतना हमने इनको बता दिया। ये समझ गए हैं कि आपकी प्रकृति क्या है, आप किस रेट का माल लेते हैं, कैसा चाहते हैं। बस इसने क्या किया, आपने फ़ोन कर दिया, पेमेंट बता दिया आप कैसे करेंगे, और इन्होंने क्या हुआ कि माल को आपको भिजा दिया। तो ये खुला हो गया, यानी कि व्यापारी अब ये स्वतंत्र हो गया कि आपको किस प्रकार से उसकी पैकिंग करेगा, किस प्रकार से आपको किस जहाज़ से भेजेगा, कैसे बिल्टी बनवा के, ये सारी चीज़ें अब ये स्वतंत्र हो गया। तो यही अंतर है बंद इंडेंट में। जो विदेशी व्यापारी वो स्वतंत्र नहीं होता है, खुला इंडेंट में वह स्वतंत्र होता है, वो अपने हिसाब से माल को भेज सकता है, ऑर्डर के हिसाब से जो है अपने हिसाब से पैकिंग की है, भेजने की व्यवस्था आदि कर सकता है। तो ये उम्मीद है कि आपको बंद इंडेंट तथा खुला इंडेंट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इंडेंट एक प्रपत्र होता है जो कि विदेशों से माल मंगाने के लिए सारी प्रक्रियाएं यानी कि सभी प्रोसीजर उसमें लिखे होते हैं, उसे इंडेंट कहते हैं। अब देखिए, आपने लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया, इंडेंट भी भेज दिया। आप जब इंडेंट आपने भेजा है एजेंट या किसके पास, विदेशी व्यापारी के पास, ठीक है, वो कहेगा भैया पेमेंट कैसे करेंगे, हम सामान तो भेज देंगे, पेमेंट वो कैसे करेंगे। तो अब आपके लिए क्या होगा, आप अब कहेगा कि भाई ठीक है हम मतलब मान लीजिए कि 5,000 का सामान है, ठीक है हम 5,000 रुपये आपको भेज देंगे, मतलब भेजे दे रहे हैं, उनसे भेजे दे रहे हैं या किसी माध्यम से भेजे दे। तो वो कहेगा कि भैया हम रुपया नहीं लेंगे, हमारे देश में रुपया नहीं चलता, वो किसी काम का नहीं हमारे लिए। तब आप क्या करेंगे कि विदेशी मुद्रा का आपको प्रबंध करना पड़ेगा। तो विदेशी मुद्रा का प्रबंध क्या करेंगे, आप जो विदेशी व्यापार से संबंधित कुछ बैंक्स होते हैं जो कि मनी ट्रांसफ़र करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, आरबीआई होता है, कुछ संस्थाएं हैं, एग्जिम बैंक हैं, वो क्या करती हैं कि विदेशी मुद्रा आप, अब इसके लिए क्या होता है, विनिमय दर होती है, जो रुपए के जो दर होता है उस देश से संबंधित उसी के आसपास होती है। यानी कि मान लीजिए कि डॉलर में आपको करना है, तो डॉलर में आज 70 रुपये है, तो डॉलर आज 70 रुपये 50 पैसे है, और ये रुपए में आपको 70 रुपये देंगे। लेकिन विनिमय दर क्या होती है, वो निश्चित होती है जैसे कि डॉलर में और रुपए में प्रतिदिन 70 रुपये 71 रुपये इस तरह होता रहता है, 50 पैसे 10-20 पैसे। तो विनिमय दर में स्थिरता करने के लिए इसको आरबीआई फिक्स कर देता है, यानी कि कुछ दिनों के लिए फिक्स होता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है, जिससे कि व्यापारियों को अचानक सुविधा असुविधा ना खड़ी हो, ठीक है। तो विनिमय दर होता है। आप मान लीजिए कि आप $100 का सामान मंगाना चाह रहे हैं, तो आपको आरबीआई में जाके 70 रुपये है, आरबीआई या उस बैंक में जाके उतना जमा करना पड़ेगा। और आप विदेशी व्यापारी को कैश तो आप देने जाएंगे नहीं उसमें, तो वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर देंगे या किसी भी माध्यम से आप विदेशी मुद्रा प्राप्त करके दूसरे बैंक से आप जमा कर सकते हैं, लेकिन पर्पज़ आपको दिखाना होगा। तो आपने क्या किया कि $100 में आपने क्या हुआ, 70 के रेट से 7,000 रुपये जमा कर दिया और वो आपको $100 मिल जाएगा। इस प्रकार से पेमेंट होता है, यानी कि विदेशी मुद्रा की इस प्रकार से व्यवस्था होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है, विदेशी मुद्रा किस प्रकार से आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। विदेशी मुद्रा के बाद हम आगे अगर बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आगे देखेंगे भुगतान की व्यवस्था करना। पहले विदेशी मुद्रा की व्यवस्था हो गई, अब भुगतान की व्यवस्था करना। अब देखिए, हमने इसको पिछले ही टॉपिक में लगभग समझा दिया था। ये जब व्यापारी होगा, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था आरबीआई के माध्यम से या किसी भी जो आयात निर्यात बैंक होते हैं जो कि इस काम को देखते हैं, जो विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उनको क्या होता है, उनसे क्या होगा कि अपना पैसा जमा करके विदेशी मुद्रा प्राप्त कर लेगा, ठीक है। अब विदेशी मुद्रा को उस विदेशी व्यापारी को कैसे पेमेंट लेगा, पहले तो आप उससे पूछेंगे कि भैया आप किस किस मोड में पेमेंट ले सकते हैं। जो मोड बताएगा, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है तो आप बैंक में जाके उसका अकाउंट नंबर लेके उस $100 जमा करके उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
नहीं होगा भैया वो कैश चाहिए तो आपको एजेंट के खाते में डालना पड़ेगा, एजेंट उसको ले जाके देगा। तो ये बहुत सारे प्रोसीजर हैं इसको पेमेंट करने के लिए। तो भुगतान की ये सारी व्यवस्था करना है, यानी कि उसको भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा इनकी व्यवस्था हो गई है आपके पास। विदेशी मुद्रा हो गई, भुगतान भी किस किन माध्यमों से होता है ये आपने देख लिया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, माल की निकासी करना। अब माल की निकासी करना क्या होता है, देखिए अब उन्होंने माल पैक कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब आपको माल लाना है वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से आपको माल लाना है तो आप कैसे लाएंगे, तो उसके लिए आप या जहाज करेंगे, आप पहले लोकल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करेंगे, या उसको एजेंट करेगा, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देंगे जिस हिसाब से, उसी हिसाब से आपका काम होगा। वहाँ से वो क्या करेगा कि लोकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पोर्ट भेजेगा, या हवाई जहाज जिस भी माध्यम से आएगा पोर्ट भेजेगा। पोर्ट पे सारे कागजात, बिल्टी वगैरह सारी चीज़ें, कस्टम ड्यूटी का भुगतान, सारी चीज़ें करने के बाद वो जहाज, आप जहाज किराए में लेंगे, वो जहाज को किराए में लेंगे, उसके बाद आपको जहाज के माध्यम से माल भेज दिया जाएगा, उसका इंश्योरेंस कराएंगे अपने माल का, वो सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद आप माल भेज देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से है, इंश्योरेंस होगा, लोकल ट्रांसपोर्टेशन होगा, बिल्टी बनवाना, देश भर की सारी जो प्रक्रियाएं हैं माल निकासी के लिए वो आपको वो करनी पड़ेगी। वो एजेंट करेगा या तो वहाँ का लोकल व्यापारी किसी एजेंट के थ्रू कराएगा, खुद व्यापारी नहीं करता है, ज़्यादातर एजेंट होते हैं ये सब कामों को करने के लिए, वो अपने चार्ज लेते हैं। तो ये हो गया माल की निकासी। अब वहाँ से आपका माल चला आया, अब क्या होगा कि यहाँ पे कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना। तो यहाँ पे देखिए अब ये चीज़ हो गई कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना। अब जैसे कि वहाँ से माल आ गया, अपने देश की सीमा पे आ गया, अब उसको क्या करना है कि आप जहाज़ से माल को उतरेगा कैसे, कहाँ रखाएगा, उसके बाद वो सारी काम है उनका है। जब जहाज़ रखा है आपको जहाज़ से वहाँ से छुड़ाना है, यानी कि कस्टम ड्यूटी का जब तक भुगतान नहीं करेंगे और कस्टम से क्लियरेंस नहीं लेंगे तब तक आप माल अपने गोदाम तक नहीं ले जा पाएंगे। तो आपको कस्टम ड्यूटी जो भी चार्ज होगा उसको देना पड़ेगा, आपको वहाँ पे छुड़वाना होगा माल वहाँ पे, और उसके बाद आप तभी माल ले जाएंगे। तो कस्टम ड्यूटी आप भुगतान करेंगे तब जाके आप उसको माल वहाँ से पोर्ट से ले जा पाएंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं, आयात की इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत में आपको बता दी क्या करना है, आयात का लाइसेंस प्राप्त करना है, उसके बाद आप इंडेंट भेजेंगे, लाइसेंस प्राप्त करने के बाद इंडेंट भेजेंगे, फिर विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करेंगे कि किस देश की मुद्रा में पेमेंट आपको करना है, उसकी बैंक से, आरबीआई से या किसी भी बैंक से उसको लेंगे। अब फिर भुगतान कैसे होगा आपने व्यवस्था कर ली, लेकिन आपको पेमेंट किस मोड में वो व्यापारी चाहता है या एजेंट चाहता है उसके बारे में आप करेंगे, उसको भुगतान आप करेंगे। उसके बाद माल की निकासी करेंगे, वहाँ से वो माल भेज देगा, सारे पेमेंट्स जब आप कर देंगे तो वो वहाँ से माल भेज देगा। उसके बाद माल आपके देश पे विभिन्न पोर्ट पे आ जाएगा, पोर्ट पे कस्टम ड्यूटी चुका के आपको वो अपना माल छुड़ाना पड़ेगा, और आप अपने लोकल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करके घर तक माल, अपने गोदाम तक माल लाएंगे। तो ये विदेशी व्यापार की जो है ये प्रक्रिया रही, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में भी उम्मीद है कि आ गया होगा। तो ये विदेशी व्यापार की जो है आयात की प्रक्रिया हो गई। अगली वीडियो में हम निर्यात करने की प्रक्रिया को करेंगे। तो ये रही वीडियो आपके लिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।